नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इल्तुतमिश जो है, जो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जिसको हमने कहा था, उसकी मृत्यु के बाद जो उसके उत्तराधिकारी आए। हमने इसको शुरू में बताया था, इल्तुतमिश के वंश जो आया वो, और बलबन, यानी ये समय जो रहेगा ये रहेगा 1236। और बलबन रहता है शासक 1286 तक। लेकिन हमारा जो समय आज का रहेगा 1290 ईस्वी तक का समय हमारा रहेगा चर्चा करने का, कि इस समय जो भारत की राजनीति है वो किस प्रकार से चल रही है। हम इसको आज चर्चा करेंगे। अब हुआ यह कि जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई 1236 ईस्वी में, तो उत्तराधिकार का प्रश्न प्रस्तुत हुआ कि अब इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। पहले तो यह हो रहा था कि जो सत्ता है वो छीनी जा रही, जैसे इल्तुतमिश से छीनी थी। और उससे पहले जो है ऐबक का समस्या थी गौरी के दूसरे दासों के साथ। अब समस्या क्यों आई? 1229 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद जो है इल्तुतमिश का एक योग्य बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई, जिसको इल्तुतमिश जो है अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इसके अलावा इल्तुतमिश का कोई भी बेटा जो है वो योग्य नहीं था। अब योग्य कौन था? उसकी बेटी रजिया योग्य थी। और इल्तुतमिश ने उसकी योग्यता को चेक भी किया था। कैसे? पहली बात तो यह कि रजिया है, रजिया, उसको एक सैनिक की जो ट्रेनिंग थी वो सारी दी गई थी। वो घोड़े घुड़सवारी करना, भाला फेंकना, तलवार चलाना, प्रशासन का देखना, वो सारे काम उसको आते थे। एक बार जब इल्तुतमिश सैनिक अभियान पर बाहर गया था, तो उसने दिल्ली का जो व्यवस्था है उसका जिम्मेवारी रजिया को सौंपी। और रजिया ने उस जिम्मेवारी को बड़ी अच्छे ढंग से निभाया था। इसलिए इल्तुतमिश जो है अपनी मृत्यु से पहले ही रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था। लेकिन अभी जो समय था, जो ये समय चल रहा था, वो अभी मध्यकाल है। और रजिया एक महिला है, और उसको इतनी जल्दी कोई उत्तराधिकारी स्वीकार करेगा, यह भी प्रश्न था। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का प्रश्न जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। और इस प्रश्न का जो हल निकलता है, हम देखेंगे कि उस समय की सारी जो राजनीति है, यानी कि जो उस समय पॉलिटिक्स है, वो आपको दिखाई देगी किस प्रकार की राजनीति उस समय चल रही है। अब हो क्या रहा है कि रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। अब कायदे से, नियम के अनुसार तो रजिया को ही शासक बनना चाहिए, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि जो दिल्ली के अंदर जो सरदार थे, जो रजिया को एक महिला होने की वजह से शासक नहीं बनाना चाहते थे, उन्होंने क्या किया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठाया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये इल्तुतमिश का बेटा बेटा है। यानी बलबन के समय तक जितने भी शासक बनेंगे वो इल्तुतमिश के परिवार के लोग हैं। इसलिए हम इसको इल्तुतमिश का वंश भी बोल रहे हैं। तो ये गद्दी पर बैठता है। ये कोई ज्यादा योग्य नहीं है, ये तो इल्तुतमिश खुद भी देख गया था। अब जो फिरोज शाह की माँ है शाह तुर्कान। ये भारत के अंदर हमारे को पहली महिला शासन के अंदर दखल देती मिलती है। ये शासन की जो बागडोर अपने हाथ में ले लेती है। अब शाह तुर्कान जो है ये थोड़ा अलग ढंग से काम करती है। जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह के सौतेली माता के बेटे हैं, बच्चे हैं दूसरे, ये उनके प्रति अत्याचार अपनाती है। जैसे कुतुबुद्दीन है, ये इल्तुतमिश का बेटा, ये उसको अंधा करवा कर मार डालती है। ये शाह तुर्कान की का बेटा नहीं है, किसी और पत्नी से उसके बेटा है, ये उसको मरवा डालती है। ये उसके अत्याचार है। अब जब ये गद्दी पर बैठते हैं, तो हमेशा की तरह क्या हो रहा है, उस समय की राजनीति क्या है? जैसे ही नया शासक आएगा, तो जो सरदार उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, वो अपने आप को आजाद घोषित कर देंगे, विद्रोह कर, जिसको विद्रोह माना जाएगा। तो बदायूं, मुल्तान, लाहौर और हांसी के गवर्नरों ने क्या किया? उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक मानने से मना कर दिया कि हम इसको शासक नहीं मानते। तो अब इस विद्रोह को दबाने के लिए, यानी अशांति फैल गई, तो अब रुकनुद्दीन फिरोज शाह को ये विद्रोह दबाना है।
अब वो विद्रोह दबाने के लिए दिल्ली को छोड़ता है, यानी वो बदायूं की ओर जा रहा है सेना लेकर और दिल्ली से निकल रहा है। अब पीछे से क्या हो रहा है, पीछे से रजिया जो है वो अ, एक क्या काम कर रही है कि वो जामा मस्जिद जो उसके पिता इल्तुतमिश ने दिल्ली में बनवाई थी, वो जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज, अब शुक्रवार की नमाज दोपहर बाद की जो नमाज है, अब उसका अपना एक महत्व है। शुक्रवार की नमाज का क्या महत्व है कि इस नमाज के अंदर जो है वो खुतबा पढ़ा जाना है, और ये सांझी नमाज होती है, सारे मिलकर नमाज अदा करते हैं। अब इस नमाज के समय जो है रजिया जो है लाल वस्त्र पहनकर वो जो है जामा मस्जिद में पहुंचती है, और वहां जो उपस्थित लोग हैं, वहां जो सरदार हैं, उनके सामने वो एक भावुक अपील करती है कि मेरे को जो है सुल्तान घोषित किया था मेरे पिता ने, और मेरे को मेरा हक दिलवाया जाए। तो क्या होता है कि जो वहां उपस्थित जो लोग हैं और जनता जो है वो रजिया को सुल्ताना घोषित कर देते हैं, उसको शासक घोषित कर देते हैं। तो भारत के अंदर पहली महिला सुल्ताना जो है वो रजिया बनती है। ये 1240 की बात है। अब हो क्या रहा है, 1236 की बात है ये, 1236 की। अब हो क्या रहा है, ये उसी साल की बात है जब रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठे। अब रुकनुद्दीन फिरोज जो है वो तो गया हुआ है बाहर, वो भी सुल्तान है। अब यहां पे जनता ने क्या किया, रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। ये 1236 से 1240 तक जो है ये शासिका रहती है, यहाँ पे सुल्ताना रहती है। अब अब आप एक बात देखें कि जो उत्तराधिकार का जो प्रश्न चल रहा था, अब जनता ने रजिया के सुल्तान के, के समर्थन में जो है जनता ने निर्णय दिया कि रजिया को सुल्ताना बनाया जाए। अब रजिया जो है वो सुल्तान बनती है 1236 में। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है वो जब वापिस आता है तो रजिया जो है उसको बंदी बना लेती है, उसकी माँ को जो भी है वो भी बंदी बना लिया जाता है, और रजिया जो है फुल फ्लैश जो है वो सत्ता पे आ जाती है। अब जो रजिया का शासन है 1236 से 1240 ईस्वी तक, अब इसमें जो समस्याएं हैं वो क्या आ रही हैं कि अभी जो दिल्ली के अमीर हैं या दिल्ली की जो जनता है वो तो रजिया को सुल्तान बना रही है, उन्होंने तो डिसीजन दे दिया अपना, लेकिन जो बाकी जगह के गवर्नर है, अमीर हैं, वो उसके विरोध में है। अब वो उसके विरोध में क्यों है, क्योंकि वो एक महिला है। मिनहाज भी ये बात कहता है कि रजिया के अंदर जो है बुद्धिमानी का, प्रशासन चलाने का, वीरता के सारे गुण हैं, लेकिन उसकी सभी सबसे बड़ी कमी क्या है कि वो स्त्री है। अब स्त्री का के आदेशों को माने, ये कुछ गवर्नरों और अमीरों को ये बात जो है उस समय हजम नहीं हो रही थी, ये उससे सहमत नहीं हो रही थी। तो जो विरोध हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, जो प्रथम विद्रोह है वो इल्तुतमिश का जो वजीर था इल्तुतमिश के समय में, निजामुल मुल्क जुनेदी, ये विद्रोह करता है, और रजिया ये विद्रोह को संभालने में कामयाब हो जाती है। वो रणथंभौर के अंदर जो राजपूतों का विद्रोह है वो वहां पे अभियान लेकर जाती है, कामयाब तो नहीं होती है वो, लेकिन वो अभियान को सफलतापूर्वक, यानी कि अभियान का कमान जो है वो अच्छे रंग से देती है। अब क्या है कि रजिया अपने शासन के ऊपर ग्रिप बनाने लगती है। अब यहां पर जो है वो याकूत, ये जो है एक अबिसिनियाई, मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ दास जो हैं वो अफ्रीका से भारत में लाए जाते थे, ये अबिसिनियाई दास है अ, जो याकूत है। अब रजिया जो है इसको ऊंचा पद देती है, अमीर आखुर। आपको ध्यान हो, अमीर आखुर का पद जो है किसको मिला था, कुतुबुद्दीन ऐबक को, यानी घुड़सवार का अध्यक्ष याकूत को बनाती है। अब अब क्या हो गया कि जो गवर्नर और अमीर हैं वो याकूत को अमीर आखुर बनाए जाने से नाराज हो जाते हैं। अब जो नाराज होते हैं तो विरोध इसका बढ़ना शुरू हो जाता है। लाहौर और मुल्तान का गवर्नर है कबीर खान, वो विद्रोह कर देता है। अब जो रजिया है उसको उस विद्रोह को दबाने के लिए जाती है, और इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। अभी वो रास्ते में ही है कि बठिंडा का जो गवर्नर है अल्तुनिया, उसने विद्रोह कर दिया। अब बठिंडा के विद्रोह को जब दबाने जाती है रजिया, तो अल्तुनिया जो है उसको हरा देता है और उसको वो कैद कर लेता है रजिया को। अब यहाँ पे रजिया कैद हो गई, और वहां पे दिल्ली के अंदर कुछ और जो घटनाएं जो है वो चल रही हैं। अब वहां पे क्या घटनाएं चल रही हैं,
वहां पे घटना ये चल रही है कि वहां पर जो अख्तियारुद्दीन इतिगिन है, उसने क्या किया, वहां पर रजिया के भाई बहराम शाह, मोइनुद्दीन बहराम शाह को जो है वो शासक बना दिया। ये 1240 की बात चल रही है। अब जो रजिया है वहां पे क्या कर रही है, उसने जो बठिंडा का गवर्नर था अल्तुनिया, जिससे भी वो युद्ध में हार गई थी, उसको कैद किया था, रजिया उससे विवाह कर लेती है अ, बठिंडा के गवर्नर से। अब विवाह करने के बाद दोनों की सेनाएं जो हैं वो दिल्ली की ओर चलती हैं, लेकिन बहराम शाह की सेना जो है उसको हरा देती है। अब रजिया जो है कैथल के निकट कुछ डाकू जो है रजिया के ऊपर आक्रमण करते हैं, और रजिया उस आक्रमण में रजिया की मृत्यु हो जाती है। तो 1240 ईस्वी में रजिया का जो दावा था सत्ता के ऊपर वो खत्म हो जाता है। अब मोइनुद्दीन बहराम शाह जो है वो सत्ता को चलाता है। 2 साल सत्ता रहती है, लेकिन इस सत्ता के अंदर दौरान दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो उस दौरान होती हैं। वो क्या दो चीजें हैं? एक तो पहली बार मंगोल आक्रमण होता है भारत के ऊपर। तेग बहादुर उनका सरदार है, मंगोल सरदार है, ये इसके नेतृत्व में ये आक्रमण होता है। यानी भारत में इससे पहले इल्तुतमिश के समय में चंगेज खान आता है, लेकिन भारत के ऊपर मुगलों के आक्रमण नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, भारत के ऊपर मंगोलों के आक्रमण शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज जो मोइनुद्दीन बहराम शाह कर रहा है, वो एक नया पद बना रहा है। नया पद है ये, नायब ए ममलियात। जब हम आगे दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था को करेंगे तो उसके अंदर ये आएगा, नायब ए ममलियात। अब ये क्या है? ये नायब का मतलब उप राजा, उप सुल्तान, यानी सुल्तान की अनुपस्थिति में या सुल्तान के होते हुए भी जो शासन के कार्य हैं वो किसके पास रहेंगे? नायब ए ममलियात के पास। अब पहला पद किसको दिया गया? अख्तियारुद्दीन इतिगिन को। अब आप इसको देखो, इख्तियारुद्दीन इतिगिन कौन है? ये वही व्यक्ति है जिसने मोइनुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया। ये इल्तुतमिश का बेटा है ये भी। तो अब जो समय बीता थोड़ा सा, मोइनुद्दीन बहराम शाह और इख्तियारुद्दीन के अंदर आपस में मतभेद हो जाता है। तो मोइनुद्दीन बहराम शाह जो है इख्तियारुद्दीन इतिगिन की हत्या करवा देता है। इसकी मृत्यु हो जाती है इख्तियारुद्दीन इतिगिन की। और कुछ समय के बाद जो तुर्क सरदार हैं वो मोइनुद्दीन बहराम शाह को भी को भी मार देते हैं 1242 में। अब एक जो सरदार है किशलू खां, वो अपने आप को सुल्तान के पद के लिए अपने आप को पेश करता है, लेकिन बाकी सरदार इसका कहना नहीं मानते हैं। ये जो बार बार जो मैं यहाँ शब्द यूज कर रहा हूं, बाकी सरदार नहीं मान रहे हैं, सरदार जो है उसको बना रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, ये क्या चीज है? आपको ध्यान हो, अ, तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी जो ग्रुप बनाया था इल्तुतमिश ने, ये सारे कार्य वो कर रहे हैं। तुर्कान ए चहलगानी ये काम कर रही है। अब ये जो गुलाम सरदार सरदार हैं, जो शासन की व्यवस्था जिनको दी गई थी, अब वो ये शासकों को बनाने का और हटाने का काम कर रहे हैं। यानी कि तुर्कान चालगानी षड्यंत्र कर रही है। अब किसलू खां को जो है यहाँ पर गद्दी पर नहीं बैठाया जाता है, और उसके स्थान पर जो है अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 में इसको गद्दी पर बैठाया जाता है। ये इल्तुतमिश का पौत्र है, यानी बेटे का आगे बेटा है। 1242 से 1246 तक ये शासन में रहता है। ये विलासी जीवन जीता है। शासन का जो है भागदौड़ सारी टूट जाती है। दिल्ली सल्तनत जो है काफी सिकुड़ जाती है। जो सरदार है वो अपना अपना आजाद होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे वातावरण में क्या होता है कि जब ये विलासी जीवन जी रहा है और ये शासन को तो ध्यान नहीं दे रहा है, तो 1246 में इसको पोस्ट से हटाकर इसके स्थान पर नसीरुद्दीन महमूद को जो है गद्दी पर बैठाया जाता है। अब ये नसीरुद्दीन महमूद कौन है? ये वही नसीरुद्दीन महमूद है का बेटा है जिसकी 1229 में मृत्यु हो गई थी। ये और इसका नाम नसीरुद्दीन महमूद ही रखा गया। इसके पिता का नाम भी यही है, उसी की याद में यह नाम रखा गया था, नसीरुद्दीन महमूद। अब 1246 में गद्दी पर बैठता है और 1265 में इसकी मृत्यु होती है। देखो आप यहां पे देखेंगे तो लंबा समय है ये। लेकिन इस समय जो शासन है वो नसीरुद्दीन महमूद ही चला रहा है। उसका जो नायब है बहाउद्दीन,
बलबन ये चला रहा है। अभी यहाँ पे नाम इसका बहाउद्दीन लिख रहा हूं मैं, अभी गयासुद्दीन बलबन नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि गयासुद्दीन बलबन तब आएगा जब ये सत्ता में आएगा। तो बहाउद्दीन बलबन जो है वो इसका नायब है। अब जो बहाउद्दीन बलबन है, ये एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन चुका है तुर्कान ए चहलगानी के अंदर। है क्या ये इल्तुतमिश का दास है। इल्तुतमिश ग्वालियर के अभियान पे गया था, सेना अभियान लेके गया था। उसको जीतने के बाद जो है उसको जो है बलबन जो है दास के रूप में प्राप्त हुआ था। एक कहानी है यहाँ पर। जब इल्तुतमिश जो है दासों को खरीद रहा था, तो उसने बाकी दास खरीद लिए, बलबन को छोड़ दिया, क्योंकि बलबन देखने में सुंदर नहीं है। तो बलबन ने इल्तुतमिश से पूछा कि भाई आपने ये बाकी दास क्यों खरीदे हैं। उसने कहा जी मैंने अपने लिए खरीदे हैं। तो बलबन ने कहा कि मुझे आप खुदा के लिए खरीद लो। तो बलबन को कि जो जवाब है, उसकी जो बातचीत करने का ढंग था, इल्तुतमिश उसे थोड़ा प्रभावित होता है और बलबन को खरीद लेता है। तो ये बलबन जो है इसका दास बन जाता है। इसका शुरू में नाम बहाउद्दीन है। अब ये तरक्की करता हुआ क्या हो रहा है, ये खासदार बन रहा है। खासदार, अब यहाँ पे खासदार का शब्द मतलब समझो, खास मैंने प्रमुख व्यक्ति, यानी राजा जो है, जो इल्तुतमिश है, उसका जो ये निजी सेवक बनता है, उस राजा का निजी सेवादार बनता है ये। अब ये तरक्की करता रहता है लगातार। रजिया के समय में जो बहाउद्दीन बलबन है, ये अमीर शिकार बनता है। अमीर शिकार यानी कि जो तुर्कान चहलगानी है उसके अंदर ये जा चुका है, और प्रमुख पोस्ट है इसकी शिकार की व्यवस्था करना। और बहराम शाह के समय में आमिर आखुर, ये वही पोस्ट जो अ, ऐबक को मिली थी। और उसके बाद मसूद शाह के समय में ये अमीर हाजिब, ये हाजिब शब्द यहाँ पे आपके पास नया है। हाजिब का मतलब है जब दरबार लगता है, तो दरबार की व्यवस्था करना, दरबार में राजा की को मिलने के लिए किसको भेजना किसको नहीं भेजना, ये सारा काम कौन कर रहा है, अमीर हाजिब, ये उस वहां का रहता है। और नसीरुद्दीन के समय में, ये जो नसीरुद्दीन महमूद है, इसके समय में ये नायब ए ममलियात है, यानी नायब की भूमिका में है ये। और जो नसीरुद्दीन है उसने इसको उपाधि दी है अलुग खां की, अलुग खां की इसको उपाधि दी है। नसीरुद्दीन महमूद शासन में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। अब यहाँ पे एक जीके के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, कई बार आ जाता है ये प्रश्न कंपटीशन के एग्जाम्स के अंदर। वो क्या चीज है कि नसीरुद्दीन महमूद जो है अपना गुजारा कुरान की आयतें लिखकर, जो है जो आमदन होती थी वो उससे अपना गुजारा करता था। यानी कि ये लगातार अपना समय कुरान की आयतें लिखने में व्यतीत करता था। उसमें प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, कोई भी जो किताब है उसको बार बार लिखना पड़ता था, और उसको फिर जो उसके पढ़ने वाले लोग उसको खरीदते थे। तो नसीरुद्दीन महमूद ऐसे अपना गुजारा कर रहा है, ऐसे अपना टाइम बिता रहा है। शासन का सारा काम किसके हाथ में है, बहाउद्दीन बलबन के हाथ में। और बहाउद्दीन बलबन जो है वो तरक्की कर रहा है। अब आप देखो उसकी लगातार तरक्की है, वो नायब बन गया है। अब जो दूसरे जो दास हैं या जो दूसरे जो अमीर हैं, वो बलबन से ईर्ष्या करते हैं। अब वो नसीरुद्दीन महमूद को क्या कर या षड्यंत्र करके एक बार बलबन को नायब की पोस्ट से हटा देते हैं, और उसके स्थान पर जो है रेहान जो है एक ये भारतीय मुस्लिम है, ये गद्दी पर बैठता है, लेकिन ये कामयाब नहीं होता है। और बलबन को जो है, जब रेहान नायब है, तो बलबन को जो हांसी की जो एकता है उसको वहां पे भेज दिया जाता है। हांसी हरियाणा के अंदर जो है वहां भेज दिया जाता है, लेकिन रेहान कामयाब नहीं है, तो बलबन को वापस बुला लिया जाता है। यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे कि जो दरबार है उसके अंदर खेमेबंदी है, खेमेबंदी है, किसी को हटाना किसी को लगाना, पूरी राजनीति चल रही है। अब इस खेमे के अंदर एक चीज और आ गई। पहले तो क्या है कि जो यूरोप जो मध्य एशिया के कबीले जो भारत में आए थे, वो उस आधार पर कर रहे हैं। अब भारतीय मुसलमान और जो भारत के बाहर से मुसलमान आए हैं, एक खेमा यह भी बन गया। यानी भारत का जो भारत के लोग मुसलमान बने थे, जैसे रेहान जो है भारतीय मुसलमान था, तो भारत के लोगों जो है वो मुसलमान बन रहे हैं, एक ये खेमा भी नया आ गया। तो नसीरुद्दीन महमूद जो है 1246 से 1265 तक शासक है, लेकिन शासन की सारी जिम्मेदारियां किसके हाथ में, बलबन के हाथ में है। अब नसीरुद्दीन महमूद की 1265 में मृत्यु होती है। अब 1265 में नसीरुद्दीन के बाद जो है
बलबन जो है गद्दी पर बैठता है। वो गयासुद्दीन बलबन की गयासुद्दीन को बलबन की उपाधि लेकर आ रहा है। नाम उसका बहाउद्दीन है, लेकिन वो उपाधि ले रहा है गयासुद्दीन की। 1266 से 1286 तक वो शासक रहता है। अब आप देखो, कुल मिलाकर क्या है कि जो बलबन है वो 1246 से ही दिल्ली सल्तनत को चला रहा है। 1240 से। अब देखो लंबा काल है ये, 1240 से अगर हम इसको जोड़ें तो ये 40 साल का अ, समय है। बलबन 40 साल दिल्ली सल्तनत को चलाने वाला है, पहले नायब के रूप में और बाद में खुद शासक के रूप में। अब जो समस्याएं उसके सामने हैं, कुछ समस्या तो उसके नायब के समय से थी, जैसे मेवात और जो अफगान है। मेवात तो दिल्ली के दक्षिण में है, और अफगान जो है ये पंजाब के इलाकों में और इधर कटेर और इधर इलाकों में, यूपी के इलाकों में इन लूटमार कर रहे हैं। तो ये उसके लिए समस्या तब भी थी। मंगोलों के आक्रमण शुरू हो चुके थे, हमने पहले बात की। तेग बहादुर जो है मंगोल के नेतृत्व में आक्रमण हो चुके हैं। अशांति है सारी तरफ, दोआब में कटेहर में अशांति का वातावरण है, और प्रशासन जो है उसकी व्यवस्था सही नहीं है। और चहलगानी जो है वो क्या कर रही है, वो की जो शक्ति है वो षड्यंत्र कर रही है। ये तो उसके पास जो समस्याएं हैं, जब वो नायब है तब भी उसके सामने ये समस्याएं हैं। चहलगानी की शक्ति की वजह से एक बार उसको खुद अपनी पोस्ट अपने पद को खोना पड़ा था। अब बलबन इनका हल तो करता है, लेकिन उसके पास इनका हल ढूंढने के लिए जो है एज ए नायब वो शक्तियां नहीं है। वो अभी उस ढंग से उसको नहीं कर पा रहे। जो सुधारों की जरूरत है वो एक नायब के रूप में नहीं कर पा रहे। शासक के रूप में भी उसके सामने यही समस्याएं आती हैं। ये सारी समस्याएं शासक के रूप में भी आती हैं। लेकिन एक समस्या और आती है, बलबन जो है वो दासता से मुक्त नहीं हुआ था। अब उसका जो स्वामी है इल्तुतमिश, वो जो है उसकी मृत्यु हो चुकी थी, और उसके बाद जो है उसके जो आगे जो वंशज हैं वो भी उसको मुक्त नहीं उन्होंने किया था। तो परिणाम क्या है, बलबन के सामने ये एक समस्या है कि ये कैसे जो दासा है कि हमसे मुक्त हो गया, शासन का कार्य कैसे किया जाए। बलबन इन सभी का हल निकालता है। ये जो सारी समस्याएं हैं, बलबन इन सभी समस्याओं का हल निकालता है। एक तो वो एक नीति चलाता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रक्तवालों की नीति। इसको हम क्या बोलेंगे, कठोर नीति। हम इसको यानी कि वो कोई भी जो अ, काम करेगा वो कठोरता से करेगा। आप कठोरता के अनुसार आप देखो, अब जब वो शासक बन गया, उसने रक्त व लौह की नीति अपनाते हुए मेवातियों और अफगानियों का दमन किया। उसने मेवात के इलाके में तो 14 साल से ऊपर का कोई भी पुरुष नहीं छोड़ा उसने। मतलब पूरी तरह से जहां कहीं भी विरोध था, उसने एक उदाहरण पेश किया कि कोई भी जो मेरे खिलाफ विद्रोह करेगा उसका यह हाल किया जाएगा। ऐसा ही उसने अफगानों के साथ किया। जो अशांत क्षेत्र थे, जैसे कटेहर का इलाका, दोआब का इलाका, यहाँ पे दोआब का इलाका गंगा यमुना के बीच, दो आब, दो का मतलब दो टू, और आब मैंने नदियां पानी। तो दो नदियां इसमें जो जो बात हो रही है, और गंगा और यमुना के बीच की बात हो रही है। कड़ा का प्रदेश जो है, यानी आज का इलाहाबाद, कन्नौज के इलाके, ठीक है, यहाँ पर ये अशांत इलाके थे, इन्हें यहाँ पर शांति स्थापित की दमन के सहारे। और उसने क्या किया, उसके साथ क्या किया, जंगलों की सफाई करा दी, ताकि ये लूटपाट करके, या जो अशांत क्षेत्र है वो लोग जो है जब सेना पहुंची तो जंगलों में चले जाते थे। उसने जंगलों की सफाई करा दी, सड़कों का निर्माण करवाया उसने, ताकि सेना आसानी से वहां पहुंच सके। तो ये जो अपनी समस्याओं का हल कर रहा है। और उसने मंगोलों की जो प्रतिनीति थी, मंगोल जो आक्रमण कर रहे थे, उसने सीमा के अंदर जो किले थे उनकी मरम्मत करवाई, नए किलों का निर्माण करवाया। और जो सीमा के ऊपर जो सेना रखी गई, उसके अंदर क्या किया, उसने अपने बेटे मोहम्मद को जो है लाहौर, मुल्तान और सिंध, ये तीन इलाके जो हैं, सिंध, मुल्तान और लाहौर, ये उसने वहां पर अपने एक बेटे को लगाया। इसका दूसरा बेटा बुगरा खां, उसको उसने समाना का इलाका, ये पंजाब का इलाका, ये
सीमांत इलाके हैं, क्योंकि जो मंगोल है वो आक्रमण करते करते नीचे पंजाब को अंदर तक आ रहे थे। इन इलाकों में उसने अपने बेटों को अ, लगाया, वहां पर रखा, और किलों की मरम्मत करी, किलों का नए किलों का निर्माण कराया। और इनको जो उसने सेना दी, वो नौजवान सेना और मजबूत सेना इनको दी। जब मंगोलों के आक्रमण हुए, जब मंगोलों के जब आक्रमण हुए, इन्होंने इसका सामना किया, मोहम्मद वहां युद्ध में मारा भी गया। अब जो बलबन की नीति थी, बलबन की इस नीति की वजह से मंगोल लाहौर को पार करके आगे नहीं आ पाए, यानी एक सीमा बन गई। जो रावी नदी है, रावी नदी, रावी नदी के पश्चिम में मंगोलों का राज्य रहा, और रावी नदी के पूर्व में, यानी लाहौर से इस तरफ को जो है वो दिल्ली सल्तनत का शासन रहा। तो यानी कि ये अपनी नीतियों से, किलों की मुरम्मत और निर्माण से जो है वो मंगोलों को रोकने में कामयाब हुआ, यानी कि उनका आक्रमण को जो है वो उनकी सीमाओं के विकास को रोकने में कामयाब हुआ। उसने वहां पर मजबूत जो सेनापति थे, बहादुर सेनापति थे, अपने बेटों को वहां लगाया। उसने जलालुद्दीन खलजी को जो है वहां पर लगाया। जलालुद्दीन खलजी का नाम जो है अभी जब हम अगले वंश की बात करेंगे वहां भी आएगा। तो ये रक्त व लोक नीति अपना रहे। इसके साथ ही क्या है, बंगाल के अंदर विद्रोह हो गया। बंगाल का जो उस समय जो गवर्नर है तुगरिल खां, वो उसने क्या किया, मुकुंदुनीनी की पदवी ली और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। अब सुल्तान घोषित करने का मतलब उसने विद्रोह कर दिया। अब उसने अपने नाम के सिक्के डलवाए, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। तो अब यह बात बलबन को पसंद नहीं आई। बलबन स्वयं इस अभियान में गया, बंगाल के अभियान में गया, और तुगरिल खान को युद्ध में मारा गया, और बंगाल को वापस जो है मंगवा लिया गया। और यहाँ पे उसने अपने बेटे बुगरा खां को जो है गद्दी पर उसकी देखभाल के लिए बुलाया। तो अब बुगरा खां जो है वो वही था, और उसकी भी वहां पे क्या होगी, मृत्यु हो गई। तो ये बंगाल के विद्रोह को दबाने में जो है इस प्रकार से कामयाब हुआ। अब अगली बात थी शासन व्यवस्था में सुधार की, कि शासन व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाए। अब शासन व्यवस्था के अंदर मेन समस्या क्या थी, चहलगामी की जो शक्ति थी, 40 तुर्क सरदारों का जो ग्रुप था, अब इसने उसको तोड़ दिया। इसने क्या किया, कईयों को तो उसने मृत्यु दंड दे दिया, कईयों को तो मार डाला, कईयों का जो स्थानांतरण है उसने दूर दूर के इलाकों में कर दिया। और जो दरबार थे उसके अंदर उसने शराब बंदी कर दी, मद्य निषेध कर दिया। तो ये चहलगामी की शक्ति को उसने तोड़ दिया। चहलगामी की शक्ति को तोड़ने में गुप्तचर व्यवस्था ने भी भाग लिया। उसने मजबूत और एक चुस्त गुप्तचर विभाग की स्थापना की। वो अपने राज्य में होने वाली अपने सरदारों के जो गतिविधियों की सारी जानकारी इस विभाग की वजह से अपने पास रखता था। अब जो उसके सरदार हैं उसको ये रहता था कि उसकी जानकारी उनको पहुंच रही है, इसलिए उसके सरदारों ने या जो दूसरे अमीर थे उन्होंने विरोध विद्रोह करना जो है करना भूल गए। उसने सेना का पुनर्गठन किया। इल्तुतमिश के समय में सेना जो बनाई गई थी, अब वो थोड़ी सी ढीली हो रही थी। ढीली इसलिए हो रही थी कि सेना को जो जमीन दी जाती थी, अपने इक्ता दिया जाता था, तो वो इक्ते के ऊपर लगातार अपने आगे से आगे परिवार चलता गया। अब वो जो इक्तेदार थे, जो उनके आगे बेटे इक्ते बने, उन्होंने सेना बनानी बंद कर दी। एक चीज तो क्या हुआ कि सेना कम हो गई। जब कभी भी राजा को सेना की जरूरत होती थी, जब इक्तेदार को सेना के लिए बोलता था, तो इक्तेदार जो है अपने दासों को और कुछ लोगों को लेकर जो है सेना दिखा देते थे। और दूसरी चीज क्या थी, जो सेना के अंदर जो बुजुर्ग थे या जो सेना के अंदर जो जिनकी मृत्यु होती थी, उनकी जो महिलाएं थी, उनको पेंशन इसने देनी शुरू की। उनको पेंशन बोल लो या आप उनको पेंशन ही बोल रहा, पेंशन जो है उनको देनी शुरू की। अब सेना जो जो इक्तेदार थे, जो सेना में नहीं जाते थे, उनके बच्चों को, नौजवानों को सेना में शामिल किया गया। जिससे क्या होगा, सेना जो सेना है उसके अंदर नए लोग आ गए, और जो उसमें शामिल नहीं हुए उनसे जगीरें छीन ली। अब जो बलबन है वो न्याय प्रियता के उसने प्रमाण दिए। जिस भी
व्यक्ति ने, चाहे वो बदायूं का जो जो गवर्नर बकबक था, या जो अवध का गवर्नर हैबत खां था, उन्होंने अपने दास को और दासी को जो है उनके ऊपर अत्याचार किए थे, उनको कोड़े मारे थे। तो बदले में बलबन ने उनको भी कोड़े मरवाए। और जो हैबत खां था, उससे जो है उस दासी की जो मृत्यु हो गई थी, दास की जो मृत्यु हो गई थी उससे उससे जो है उसकी पत्नी दासी को जो है पहले कोड़े मरवाए और उसको मुआवजा दिलवाया। तो ये क्या हो गया कि जो शासन व्यवस्था है उसमें उसने जो समस्याएं आ रही थी उनको सॉल्व किया, चालगाने की शक्ति को खत्म किया, गुप्तचर विभाग मजबूत किया, सेना का पुनर्गठन किया, न्याय प्रियता का विश्वास किया। अब उसके हाथ पास समस्या जो आ रही थी उसके दास की आ रही थी कि वो दास था। अब उसको उसने कैसे खत्म किया? उसने राजत्व का सिद्धांत पेश किया। पहली बार जो है, जो राजत्व का सिद्धांत इतना स्पष्ट रूप से किसी और सुल्तान ने पेश नहीं किया था जितना बलबन ने किया। उसने राजपद जो था उसको गरिमामय किया। उसको जो उसने उसकी प्रतिष्ठा को बनाया। कैसे किया? दोनों चीज देखो आप। जो दरबार है, दरबार के अंदर जो कोई भी आएगा वो सिजदा करेगा और पायबोस करेगा। क्या मतलब इसका? दरबार में आने वाला व्यक्ति जो है वो सुल्तान के सामने झुककर जो है सलाम करेगा और उसके पांव को चूमेगा। अब इससे क्या हो रहा है कि जो भी कोई दरबार में आ रहा है, जो कुछ अमीर है, जो गवर्नर है, सूबेदार है, वो जब आ रहा है, वो जब इसके सामने झुक रहा है तो उसमें उसको जो दरबार की गरिमा बन रही है, गरिमा, दरबार के अंदर एक अनुशासन आ रहा है और सुल्तान की जो पद है उसको एक प्रतिष्ठा मिल रही है जो बलबन ने किया। अब उसे राजत्व का सिद्धांत पेश किया। वो ये कहता है कि जो राजा है वो स्वभाव से ही निरंकुश होता है। जो सुल्तान की पोस्ट है वो निरंकुश होती है, यानी कि राजा को निरंकुश होता है, वो अपनी मर्जी से जो भी कोई काम करे वो कर सकता है। उसको कहीं से भी खलीफा की या किसी की जरूरत नहीं है, या उसको जो अमीर वर्ग है उनके सलाह की जरूरत नहीं है। ये काम जो है राजा अपने हिसाब से कर सकता है। दूसरा उसने क्या दिया राजत्व के सिद्धांत में? राजा के देवी अधिकार का सिद्धांत। वो ये कहता है कि मैं धरती पर अ, ईश्वर का प्रतिनिधि हूं, खुदा का प्रतिनिधि हूं, भारत दुनिया में शासन करने के लिए। तो ये क्या हो गया? देवी सिद्धांत हो गया। अब उसको किसी भी जो खलीफा है या कोई और राजा है उससे, या जो उस समय का जो उलेमा वर्ग है उससे अपने आप को सुल्तान की के लिए वैधता लेने की कोई जरूरत नहीं रही। तो ये सारा उसने क्यों कर रहा है? वो इतिहास में ये कहते हैं क्योंकि दास से मुक्ति नहीं मिली थी, अब उसको सुल्तान बनना है। तो ये कह रहा है कि मेरे को तो राजा बनाकर किसने भेजा है? भगवान ने भेजा, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं। और वो शासन जो है इस प्रकार से चलाने लगा। अब राजत्व की जो स्पष्ट व्याख्या है दिल्ली सल्तनत में, वो हमारे को बलबन के समय से मिलती है। तो हम देखें कि बलबन जो है वो शासक के रूप में, जो इल्तुतमिश ने जो शासन स्थापित किया था, जो एक व्यवस्था स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत की, और जो बीच में लड़खड़ा रही थी, और तुर्कान चहलगानी जो है वो लगातार षड्यंत्र और राजाओं को बदल रहे थे। बलबन ने उन सारी समस्याओं को सोल्व करके जो है शासन को जो है वो एक रूप दिया। सैन्य सुधार भी किए, प्रशासन के अंदर भी सुधार किए, राजपथ की गरिमा को भी बढ़ाया, राजत्व का सिद्धांत भी पेश किया, और जो विद्रोही थे उनका उसने पूरी तरह दमन किया, रक्त व लौ नीति अपनाकर। 1286 ईस्वी में 80 वर्ष की उम्र में बलबन की मृत्यु हो गई। अब उसका भी कोई योग्य बेटा नहीं था उस समय जब बलबन की मृत्यु हुई। बुगरा खां जो है उसकी मृत्यु पहले हो गई थी। मोहम्मद जो है उसका बेटा, उसको मंगोलों के साथ आक्रमण के समय उसकी मृत्यु हो गई थी। अब जो है जो गद्दी पर बैठा, वो बैठा केकुबाद। बलबन का जो है ये पोत्र है, बेटे का आगे बेटा है। ये उतना काबिल नहीं है, या ये बोलो ये अयोग्य है। ये इतना अयोग्य है कि ये शासन खुद नहीं चला पा रहा है, खुद नहीं चलाना जानता है, इतना अयोग्य है ये। तो
अब इसका जगह जो है, जो दिल्ली का कोतवाल है, वो सत्ता चला रहा है। अब सब जगह जो है फिर से अव्यवस्था शुरू होगी, अशांति फैलने लगी। जो दिल्ली सल्तनत की गरिमा थी, वो केकोबाद के समय में खत्म हो गई। जो दरबार की गरिमा थी, वो खत्म हो गई। केकोबाद जो है, दरबार में बैठ के नशा करने लगा, विलासता करने लगा, ये वो जीवन जीने लगा। और कई बार तो दरबार में जो है ये बिना वस्त्रों के पाया गया। तो जलालुद्दीन खलजी जो है, जो हमने बात की थी, जिसने जो मंगोलों के आक्रमण की सुरक्षा के लिए जो है, जिसको सीमाओं पर रखा गया था, तो उससे ये बात सहन नहीं हो रही है। उसने 1290 ईस्वी को उसने क्या किया, केकुबाद को दरबार में जो ये था, नशे की हालत में था, उसको उसके बिस्तर में लपेटा और दिल्ली के पास बह रही जो यमुना है, उसमें बहा दिया। यमुना नदी में इसको बहा दिया। और दिल्ली सल्तनत का जो एक वंश, जिसको हम क्या बोले थे, मामुलक वंश, मामुलक वंश जो था, अब उसका 1290 में खात्मा हो गया। जलालुद्दीन खलजी जो है वो खुद सत्ता में आया और एक नए वंश की स्थापना हुई। उस वंश का क्या नाम है? खलजी वंश। तो हम खलजी वंश के बारे में जो है कल हम उसकी चर्चा करेंगे ज्यादा। तो इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।